नमस्कार दोस्तों, बिहार के चुनावी इतिहास पार्ट 1 में अभी तक आप सभी ने 1946 टू 1990 तक के बिहार के चुनावी इतिहास को जाना। अगर आप पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कृपया वहां से जाके देख लें। चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 1992-2005 के बिहार राज्य के उस जंगल राज्य की जहां लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं, सरेआम लूट-पाट, चोरी, कत्ल, डकैती, यूं एक शब्द में कहें तो क्राइम अपने पीक पे था। 1990 में बिहार विधानसभा का 10वां चुनाव हुआ और बिहार के जनता ने कांग्रेस के फेरबदल और एकतरफा राजनीति से उबकर जनता दल को सत्ते पे बिठाया और मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद यादव। उन दिनों नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे और जनता दल का हिस्सा भी हुआ करते थे। देखिए, एक तो लालू प्रसाद यादव की बिहार की राजनीति में एंट्री भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बात है 1988 की, जब कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ। कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने निधन से पहले आरक्षण का ब्रह्मास्त्र चलाकर आम जनता और पिछड़े वर्ग के बीच अपनी जगह बना ली थी। 1988 में उनके निधन के बाद नेता प्रतिपक्ष में एक स्ट्रॉन्ग विपक्षी नेता की कमी खलने लगी। तो उन दिनों लालू प्रसाद यादव ने राजनीतिक इच्छा से पटना के लॉ कॉलेज में अपना ट्रांसफर कर लिया और समय-समय पर आरक्षण की आग को सुलगाकर जनता के दिल में अपना जगह बनाते रहे। 1989 के भागलपुर दंगे ने जब एक गरीब वर्ग को दबाया तो लालू उनके समर्थन में खड़े होकर पिछड़े वर्ग के लिए मसीहा बने। 1919 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए और जनता दल को भारी जीत मिली। साथ ही 1961 के बाद पहली स्थिर सरकार बनी, जिसने न कि सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा किया बल्कि 15 वर्षों तक सत्ते में बनी रही। सरकार तो स्थिर बनी परंतु जनता के उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। 1991 में इंडिया की इकोनॉमी रिफॉर्म हुई और दूसरे देश की कंपनी इंडिया के सारे राज्यों में इन्वेस्ट करने लगी। सारे राज्यों ने अपनी अपनी अकॉर्डिंग कंपनीज को प्रलोभन दिया, लेकिन बिहार में इसके जस्ट उलट हुआ। इवन यहाँ जो कंपनियां पहले से एग्जिस्ट करती थी वो भी चोरी, डकैती, रंगदारी, बिजली कट जैसी समस्याओं से थक हार के बंद होने लगी। ये दौर ऐसा था जब बाहुबली नेता, सरकारी ऑफिसर सब अपनी गोटियां सेट करने में लगे थे। तो इधर लालू प्रसाद यादव की राजनीति मुस्लिम प्लस यादव MY यानी माई समीकरण के साथ तेजी से स्ट्रांग हो रही थी। उन दिनों OBC अपने आप में कई जातियों का गठबंधन था, लेकिन लालू राज्य में यादवों का वर्चस्व OBC में शामिल अन्य जातियों को खलने लगा था और इनमें सबसे ज्यादा ठगे हुए महसूस कर रहे थे कुर्मी, जब उनका नाम पंचायत चुनाव से हटा दिया गया था। कुर्मियों के नेता नीतीश कुमार थे तो उन्होंने फरवरी 1994 में कुर्मी चेतना यात्रा में शामिल होकर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। 14 जून 1994 को नीतीश कुमार ने जनता दल से अलग होकर जनता दल जॉर्ज बनाया, जिसकी जगह अक्टूबर में समता पार्टी ने ले ली। अब 20 साल पुराने दोस्त राजनीतिक अखाड़े में आमने सामने खड़े थे। 1995 में बिहार में 12th असेंबली इलेक्शन हुए, जिसमें जनता दल को जीत मिली और लालू यादव पुनः एक बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए क्योंकि 1997 में उन पे चारा घोटाला का आरोप लगा और उन्होंने उस समय के सियासी दांव-पेच को देखते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अपनी पत्नी श्री राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया। साथ-साथ यह बिहार में पहली बार हुआ जब कोई महिला मुख्यमंत्री बनी। यह पूरे देश के राजनीति में पहली बार हुआ जब कोई गृहिणी मुख्यमंत्री बनी जिसको सार्वजनिक जीवन का अनुभव तक नहीं। लेकिन राबड़ी देवी की सरकार भी चली और लालू के सियासी दांव-पेच भी चले और फिर 2000 में 12th असेंबली इलेक्शन हुए और इस बार लालू प्रसाद की पार्टी RJD ने कांग्रेस के समर्थन पाने के लिए बिहार से झारखंड को अलग कर दिया और बिहार में पुनः एक बार RJD की सरकार बनी, जिसकी मुख्यमंत्री पुनः राबड़ी देवी बनी। ये सरकार 2005 तक चली, लेकिन बिहार के विकास के दृष्टि से ये दौर बिहार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। क्राइम रेट के अलावा बिहार में इन दिनों किसी भी क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हुआ, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का या फिर रोजगार का। 2005 में बिहार में 14th असेंबली इलेक्शन हुए तो नीतीश कुमार की पार्टी JDU एवं BJP की घटक दल NDA ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया तो बिहार की जनता ने भी सत्ता पलटने का मन बना लिया,
जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 2005 में एनडीए जेडीयू गठबंधन को 2005 की सबसे बड़ी जीत मिली और नीतीश कुमार नए मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार ने सीएम बनते ही अपने पहले कार्यकाल में शिक्षा और लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में काफी तेजी से काम किया। बिहार की जनता को अपने नए सीएम से काफी उम्मीदें थी, तो नीतीश कुमार उन उम्मीदों पे काफी हद तक खरे उतर रहे थे। इसी बीच 2010 में आई आरटीई राइट टू एजुकेशन और सर्व शिक्षा अभियान को बिहार में काफी बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट किया गया। इसने बिहार की जनता को नीतीश कुमार पर भरोसा करने पर मजबूर किया और फिर 2010 में बिहार में 15th असेंबली इलेक्शन हुए, जिसमें जेडीयू एनडीए गठबंधन ने दोबारा बड़ी जीत हासिल की और नीतीश फिर से सीएम बने। इस बार बारी थी बिहार के सड़क और बिजली की और नीतीश कुमार ने इस बार बिहार के बिजली, सड़क, स्कूल, सरकारी बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार किए। लेकिन अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नीतीश कुमार को 2014 में इस्तीफा देना पड़ा। फिर 9 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने जीतन राम मांझी। 2015 में 16th असेंबली इलेक्शन हुए और इस बार नीतीश अपने गठबंधन साथी एनडीए से नाराज थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी पीएम फेस हो। तो जो नीतीश कुमार कभी आरजेडी के विरोधी हुआ करते थे, उन्होंने 2015 के चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए आरजेडी का गठबंधन कर लिया और 2015 में अपनी जीत सुनिश्चित की। लेकिन कुछ समय बाद ही पार्टी के आपसी मतभेद हुए और नीतीश 2017 में अपने पुराने गठबंधन साथी एनडीए से जा मिले और यह सरकार अभी 2020 तक चल रही है, जहां नीतीश ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर पे अच्छे काम किए। वहीं यह सरकार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे मुद्दों पर पूरी तरह फेल रही और यही मुद्दे 2020 के चुनाव में नीतीश के सर दर्द बने हुए हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या बिहार के लोग जंगल राज को भुलाते हैं या नीतीश की कमियों को गिनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।